नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पीएफआई पर बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य कदम। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, इस रोक लगाना जरूरी था। कांग्रेस ने हमेशा आतंकी संगठनों का बचाव किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, रक्षा मंत्री के निर्णय का स्वागत कर। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पीएफआई के जो प्रमाण हैं, हत्याएं, आतंकवाद, उनके साहित्य मिले हैं, उनके लोग इंदौर उज्जैन तक पकड़े गए हैं। केरल से लेकर के पूरे देश में उन्होंने हंगामा मचा रखा है। उनके समर्थक रोड पे आ गए, वहाँ के नेतृत्व उनका समर्थन कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो, और इस प्रकार की गतिविधियाँ रहीं तो, ये देश में, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद स्वीकार भारत में नहीं है। भारत सनातनी राष्ट्र है, सहिष्णु राष्ट्र है, भारत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है, और इसलिए भारत में इस प्रकार की गतिविधियां, पीएफआई जैसी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां स्वीकार नहीं होंगी। और जो कांग्रेसी तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे अन्य संगठन हैं, तो वो प्रमाणित करें इस बात को कि ऐसे कौन से संगठन हैं जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। और जो पीएफआई पर बैन लगा है, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, इन सभी लोगों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए एक बहुत संवेदनशील और कठोर कदम, लेकिन देश के लिए मजबूत कदम उठाया है। हम सभी भोपाल लोकसभा की तरफ से उनका खूब खूब अभिनंदन करते हैं, खूब खूब उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है आतंकवाद के बारे में, कि वो बिल्कुल भी इसको सहन नहीं करेंगे। और ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, और हम सब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबकी रक्षा, भारत की रक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रकार से कर रही है कि कोई भी नागरिक असुरक्षित ना हो पाए। और ऐसी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, ऐसे करने वाले संगठनों पर बैन लगता रहेगा। और भारत सदैव से सनातनी राष्ट्र है, सदैव से धार्मिक सनातन धर्म में ओतप्रोत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है, और ये सदैव बना रहेगा। पीएफआई बैन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, अगर वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं तो पीएफआई है या कोई भी हो, आतंकवाद के सबूत हैं, बनावटी सबूत ना हो। उनके पास सबूत पाया गया तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। आज जनता को सुरक्षा चाहिए, पीएफआई हो या कोई भी हो, उसके कोई मतलब नहीं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। अगर तूने दिनों से सब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, साल भर में तो पैदा नहीं हुए। देखिए, अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल हैं, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो ज़रूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इसका भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध है। वो एक राज्य की स्थिति है जहाँ लोगों को 3-4 तो लोग ही थे जो ये कर रहे थे, और तो कोई थे नहीं। ये तो नहीं है कि 80 विधायक बैठ गए थे, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई बस, और वो 3-4 जिन्होंने किया उनको नोटिस दे दिया गया। ये देखिए, उल्टे सीधे बयान तो इनकी शुरुआत हुई है। ये उल्टे सीधे अगले 12 महीने में इनके बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आएंगे, क्योंकि ये तड़फ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये खतरे में, मैं कह रहा हूँ ये तड़फ रहे हैं। जनता कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं 42 साल चुनाव लड़ा हुआ हूँ। महाकाल कॉरिडोर को लेकर पूरा क्रेडिट भाजपा ले रही है, आप क्या कहेंगे सर? आप लोग का तर्क है? जो सबूत है वो फाइलों में है, उसका भी खुलासा हो जाएगा। हाँ, उसका भी खुलासा हो जाएगा, किसने स्टार्ट करा था, किसने पैसा अलॉट किया था, कब हुई थी, कैसी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे, इसका खुलासा आप रुकिए जरा 2-3 दिन। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आप
देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल रही है और ये सफल रहेगी। आज जनता में आक्रोश है। ये मीडिया की राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होने वाली। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आज आप ये मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, छोटे व्यापारी की बात तो करेंगे नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आएंगे, सोचते हैं कि जनता का ध्यान जहाँ जो उन्होंने 2019 में मुड़ा था, फिर से ये ध्यान मुड़ जाएगा। आप नीतीश से जाके बात करिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपा नारायण के झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कृत्य है। भाजपा का यश भारतीय मध्य प्रदेश निवाड़ी की पूर्व विधायक श्रीमती मीरा दीपक यादव के निवास पर दिनांक 25 तारीख की आधी रात में पुलिस की दबिश दी जाती है। पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक दीप नारायण को गिरफ्तारी के नाम पर, लेकिन जब वो नहीं मिलते हैं निवास पर, तो उनके पुत्र दीपांकर को पुलिस अपने साथ पूर्व विधायक के मून सिटी स्थित कार्यालय में आधी रात से ले जाती है। कार्यालय स्थित सुरक्षा कर्मी को मारपीट की जाती है। पुलिस द्वारा उनके लाइसेंसी हथियार भी जब्त कर लिए जाते हैं। लगातार पुलिस से पूछा जाता है कि इस कार्रवाई के संबंध में पूर्व विधायक श्रीमती मीरा दीपक यादव द्वारा जो भी पुलिस की कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, उनको रात में उनके पुत्र को उनके साथ ले जाती है। पूरी रात परिवार परेशान होता है, क्योंकि पूर्व विधायक और पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष दीप नारायण शहर से बाहर थे, इसलिए उनने समय बात नहीं हो पा रही थी। इसका भी फायदा पुलिस और प्रशासन उठा रहा था। अगले दिन स्वयं दीप नारायण ने पुलिस के संपर्क किया, जिन्होंने डीआईजी पुलिस के कार्यालय पर उनसे चर्चा करने के बहाने से बुलाकर झूठे मुकदमे में फंसाकर धोखे से सीधे जेल भेज दिया गया। देखिए, चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को इतना गलत तरीके से ले रही है, राजनीति को एक गलत दिशा में लेकर के जा रही है। बदले की भावना, निजी स्वार्थ के लिए लोगों को निजी हानि पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री दीप नारायण जी का प्रभाव है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार 10 साल विधायक रहे। उनकी धर्मपत्नी श्री मीरा दीपक यादव जी मध्य प्रदेश की निवाड़ी का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और लगातार 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दीप नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे चुनौती बने हैं। उनको राजनीति करने में, चुनाव जीतने में कठिनाई आती है। उस कठिनाई को हटाने के लिए राजनीतिक द्वेष से दीप नारायण जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। कभी उनके ऊपर आर्थिक आरोप लगा करके आर्थिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और कभी पुलिस के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले आर्थिक मामलों में फंसाने की कोशिश करी, आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाने की कोशिश करी। अब उनके ऊपर ये षड्यंत्र पूर्वक कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कन्नौज से झांसी में तारीख के लिए आ रहा था, उसको पुलिस कस्टडी से हमने छुड़ाने की कोशिश करी, दीप नारायण जी ने छुड़ाने की कोशिश करी। उस षड्यंत्र में दीप नारायण जी को शामिल करके और मुकदमा बना के उनको गिरफ्तारी करने का गया। रात को 2:30 बजे 2 जनप्रतिनिधि, स्वयं दीप नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी श्री मीरा यादव जी, जिस घर में निवासरत थी, उस घर में 2:30 बजे रात के पुलिस का घुसना, उनके बेटे को लेके जाना और रात भर उनके बेटे को घुमाना, और फिर तब तक नहीं छोड़ना जब तक दीप नारायण जी नहीं आ जाते। दीप नारायण जी शहर में नहीं थे, इस कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे पुलिस को। जैसे ही वो शहर में आए, उन्होंने स्वयं पुलिस को संपर्क किया। पुलिस को संपर्क करने के बाद उन्होंने बात कर रखी अपनी कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलवाएंगे, आपको चर्चा करवाएंगे। वो डीआईजी के पास जाते हैं और उनकी वहां गिरफ्तारी कर ली जाती है। ना केवल गिरफ्तारी की जाती है, झूठा मुकदमा भी लगाया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ये पूरा षड्यंत्र जो पूरा पुलिस प्रशासन और सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की निम्न स्तर की मानसिकता को दिखाता है, निम्न स्तर की राजनीति को दिखाता है कि किस तरीके से द्वेषपूर्ण तरीके से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसकी खिलाफत में ही हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी थी और आप सब लोगों को अवगत कराने के लिए बात रखी थी। अब आप क्या चाहते? सर, अब शासन से क्या उम्मीद रखते हैं सर? देखिए, आज दिनांक 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है लखनऊ के अंदर। कल हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा है लखनऊ के अंदर, जिसमें सारे प्रदेशों से
लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिला चिकित्सालय में 10 चिकित्सकों की नवीन पदस्थापना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चौहान देश और प्रदेश में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए अधोसंरचना विकास के साथ ही समस्त आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मंत्री पटेल ने कहा कि हरदा जिला चिकित्सालय में 3 स्त्रीय रोग विशेषज्ञ सहित 10 चिकित्सक आने से जिलेवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। जनता को चिकित्सक स्टाफ बढ़ने से सहज, सुलभ और उपचार की त्वरित सुविधा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने और आम जनता को सस्ती, सुलभ और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी तारतम्य में हमने विशेष प्रयास करके हरदा जिला अस्पताल में नए 10 चिकित्सकों की भर्ती की है, पदस्थापनाएं की हैं, जिसमें 3 प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर भी हैं, जिससे हरदा जिले की मातृशक्ति, हमारी बहनें, माताएं, इनके उपचार में, बच्चों के उपचार में और सभी रोग की चिकित्सा सुलभ उपलब्ध हो सकेगी। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का हरदा जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और जिले की जनता को बधाई देता हूं। जबलपुर में पिछले दिनों सराफा क्षेत्र के एक गोल्ड शोरूम में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी हुई। समय रहते और आत्मीयता दिखाते हुए जबलपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। सराफा एसोसिएशन जबलपुर द्वारा सराफा क्षेत्र में आभूषणों की दुकान में दोबारा चोरी की घटना ना घटे, इसके लिए तिजोरी एक्सपर्ट प्रकाश मूले, सुरेश मूले की सुरक्षा एक्सपर्ट और मिर्ची के एक्सपर्ट मुंबई ने जबलपुर के आभूषण निर्माताओं को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि जबलपुर नगर पालिका निगम की MIC बैठक में ज्वेलरी कलेक्टर का प्रस्ताव पास हुआ। ज्वेलरी कलेक्टर के लिए नगर निगम ने पुराने बस स्टैंड में सराफा व्यवसायियों को जगह उपलब्ध कराई। ज्वेलरी क्लस्टर पर बने जाने से यह प्रदेश का पहला ज्वेलरी क्लस्टर कहलाएगा। सराफा एसोसिएशन जबलपुर उन संस्थाओं में से है जो पूरे इंडिया में कुछ संस्थाएं हैं जिनके कारण शहर का नाम गौरवान्वित होता है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके हम सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं। आज सराफा एसोसिएशन जबलपुर के नेतृत्व में पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी की घटना हुई थी। उसी दौरान हम लोगों ने प्लान किया था कि जबलपुर के ज्वेलर्स को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उनके माल को सुरक्षित कैसे किया जाए और शोरूम को कैसे सुरक्षित किया जाए। साथ में हम अपने जबलपुर के व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने में ऑनलाइन के माध्यम से कैसे मदद की जाए, इन्हीं 3 विषयों को लेकर आज होटल समदड़िया में एक बृहद कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें तिजोरी एक्सपर्ट प्रकाश मूले जी मुंबई से, सुरेश मूले जी जो सुरक्षा और मिर्ची स्प्रे के एक्सपर्ट हैं वो मुंबई से पधारे हैं, दिल्ली से संतोष वर्मा जी जो ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं। साथ में हम आज जगत बहादुर सिंह अन्नू जो जबलपुर के महापौर हैं, प्रथम नागरिक हैं, और प्रतिपक्ष के नेता कमलेश अग्रवाल जी का भी स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वेलरी क्लस्टर के लिए MIC में पुराने बस स्टैंड के लिए ज़मीन दी है। निश्चित रूप से हम सब की सालों पुरानी मांग थी कि ज्वेलरी क्लस्टर जबलपुर में आए, और अगर इन सब के सहयोग से ज्वेलरी क्लस्टर आता है तो मध्य प्रदेश का पहला ज्वेलरी क्लस्टर होगा जो जबलपुर में आएगा। अगर सरकार और महापौर और उनकी पूरी टीम हमें ज़मीन उपलब्ध कराती है, जैसा कि MIC में पास हो गया है, तो हम
आप सबको आश्वस्त करते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा ज्वेलरी क्लस्टर हम जबलपुर में लेके आएंगे, हम सबके सहयोग से, पूरे जबलपुर के ज्वेलर्स के सहयोग से, कि पूरा मध्य प्रदेश का नागरिक इस ज्वेलरी क्लस्टर को देखने आएंगे। निश्चित रूप से हम लगातार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जबलपुर के व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी टीम के साथ कटिबद्ध हैं कि हम जबलपुर का व्यापार हर स्थिति में बढ़ाएंगे। राजा सराफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने एक युवक के साथ इस कदर मारपीट की कि उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि युवक के ससुराल वालों के कहने पर थाने में बंद करके पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। युवक का नाम अनिल चौधरी है, जो कि बड़खेरा गांव का रहने वाला था, जबकि उसकी शादी खिरेनी गांव में खुशबू के साथ हुई। पीड़ित अनिल चौधरी ने बताया कि उसका पत्नी के घरेलू विवाद चल रहा था। कल उसने फ़ोन कर बच्चे को देखने की बात कही, जिस पर आज शाम को उसे ससुराल बुलाया गया। अनिल जब ससुराल गया तो उसे बोला गया कि पनागर थाने जाओ। अनिल पत्नी के बुलाने पर जब पनागर थाने पहुंचा तो ससुराल वाले तलाक देने का दबाव बनाते हुए अनिल जब मना करता है तो थाने के अंदर ले जाकर जमकर मारपीट की जाती है। अनिल का आरोप है कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट करने से वह 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। जानकारी जब अनिल के छोटे भाई को लगती है तो वह भी पनागर थाने पहुंचा, जहां उसे पुलिसकर्मी कहते हैं कि ऑटो चालक अपने भाई को अस्पताल ले गया। अनिल के भाई के पूछने पर उससे यह नहीं बताया गया कि आखिर उसके भाई के हालात ऐसे कैसे हो गए। मेरे को थाने बुलाई पत्नी, मैं गया। कल रात मेरी से बात हुई थी, कह रही थी कि आ जाना घर, बच्चे को देख जाना। मैं जा रहा था देखने, घर गया नहीं मिली, बोली थाने है। थाने गया तो थाने में मैंने बोला ये क्या है, तो बोली मेरे को डिवोर्स चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है। उनकी मम्मी ने एक पुलिस वाले को बुलाई, उनको कुछ कैश पैसे दी मेरे सामने, और वो मेरे को अंदर ले गया। बोला तेरी जो पत्नी चाह रही है तू उसके साथ अलग रह, तो उसको डिवोर्स दे दे, वरना तेरे को जान से मार देंगे, नहीं देगा तो जान से मार देंगे। मैंने कहा सर ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा गुनाह क्या है, आखिर मैं एकदम से कैसे डिवोर्स दे दूँ। उन्होंने कहा तू देने का तेरे को मारेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। बस मुझे बेवजह मारने लगे, बहुत मारे, अंदर बाहर ले जाके। वहीं 5-6 पुलिस वाले थे, एक बगैर वर्दी का था। मेरी सास ने उसको कैश पैसे दिए, 5-6 हज़ार रुपये की समथिंग रहा। मैंने देखा देते हुए पैसे गद्दी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा इसको बहुत मारो, मेरे को बहुत मारे, मेरी सांस तक बंद हो गई थी। फिर मेरे को कोई होश नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। ये अनिल कुमार चौधरी जो है, जब बेहोश हो गया था पुलिस ने बहुत मारी इसको। जब बेहोश हो गया तो पुलिस लेके इसको आके पनागर हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। इसके बाद हम लोग को जब जानकारी मिली तो पूरा परिवार सहज आके देखे क्या बात है, कैसा चोट के निशान है। और चोट के ऐसा निशान इसलिए नहीं है इसके कि मुझे चोट पुलिस कभी भी जब मारती है गले में है, तो गले में निशान है, और ये तरवा में लिटा के इसको मारा गया। और हम लोग खाने गए, हाँ। तो पुलिस वाले बोले कि ऑटो करके ले आओ और ऑटो करके जाओ, सरकारी वाहन कुछ नहीं आया। और यहाँ आके पुलिस वाले हम लोगों से फालतू बहसबाजी कर रहे थे। लगभग कितने देर से वो बेहोश है? ये अभी 2-2.5-3 घंटे हो गए। 2-2.5-3 घंटे हो गए। क्या घटना हुई थी क्या? भैया मैं दो मेरे भैया जिनकी ऐसी हालत हुई है, मैं पनागर थाने गया। मेरे को पता चला कि आपके भैया पनागर थाने में सीरियस हैं। मैं थाने गया तो जस्ट मैं अंदर गया हूँ तो भैया बेहोशी हालत में थे। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो पुलिस वाले बोले तुम ऑटो लेके आओ और इनको अस्पताल में एडमिट कराओ। तो मैं ऑटो लेके आया, सीधे एडमिट कराने गया। मैं 2 से 2.5 घंटे वो मतलब बेहोशी टाइप के थे, कुछ कार्रवाई नहीं, सब आए जाए ऐसा बस नॉर्मली बस। किसने मारा था? पुलिस वालों ने। किस बात को लेके मारा था? घरेलू बात थी, उनकी मिसेस ने रिपोर्ट किया रहा तो उनको बुलाए धोखे से। क्या नाम है उनकी मिसेस का? नीतू, खुशबू चौधरी। ये कहाँ की घटना है? ये पनागर की घटना है। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? हम पनागर के निवासी हैं, भैया ग्राम बड़खेरा के निवासी हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। क्या घटना हुई, कौन है? ये घटना हुई कि मेरे बच्चे को बच्चे की पत्नी और उसके साथ धोखे से बुलवा के घर थाने में बुलवा के, और मेरे लड़के को उसने बहुत ज़ोर से मुँह चोट पिटवाई ताकि लड़का बेहोश हो गया था। मैं जब पनागर थाने पहुंचा देखा तो बेहोश पड़ा। एक पुलिस वाला साथ में आके पनागर हॉस्पिटल में उसने एडमिट कराया,
और जब फिर भी उसको होश नहीं आई तो फिर वहाँ से फिर मेडिकल लेके आए। ये पूरी घटना कहाँ थी? ये पनागर थाने की। किस बात को लेकर मारपीट हुई? ये पति पत्नी का मामला था। इनको समझौता कराना था, लेकिन इन्हें समझौता पति पत्नी के मामले में न करा के पनागर थाने में बुलवा के इन्हें मेरे लड़के को बहुत द्वारा पिटवाया गया? पुलिस द्वारा पिटवाया गया। पुलिस ने मारी उसको ताकि लड़का मेरा बेहोश हो गया था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना लाल चौधरी। जब मैं गया तो लड़का बेहोश, फिर पुलिस वाला लेके पनागर हॉस्पिटल लेके आया था। वहाँ सिर फिर करा के मेडिकल ले अभी आया। क्या हालत है? अभी मैं ऊपर जाके देखा नहीं क्या हालत है। अभी उसको ये पता नहीं कि होश में है कि बेहोश में है कि कहाँ। अब मैं ऊपर जाके देखूँ जब मेरे को पता चले। आपका नाम? मुन्ना लाल चौधरी मेरा। दुबई में बैठकर ऑनलाइन सट्टे का व्यापार करने वाले सतीश सनपाल ने एक और गुर्गे को गोरखपुर थाना पुलिस ने गौरा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गुरमुख आहूजा के द्वारा ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जाता है। पिछले महीने की 12 तारीख को अनिल चावला नाम के एक आरोपी को गोरखपुर धंधा पुलिस ने सट्टे के प्रकरण में गिरफ्तार किया। वहीं एक साथी समीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने गुरमुख आहूजा का नाम पुलिस को बताया, जिसके बाद से ही गोरखपुर थाना पुलिस ने गुरमुख आहूजा की तलाश की। जिसके बाद आज गोरखपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोरा बाजार थाना क्षेत्र में घूम रहे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गुरमुख आहूजा के रामपुर स्थित ऑफिस की भी तलाशी गोरखपुर थाना पुलिस साइबर सेल की टीम के द्वारा ली जा रही है। वही यह पूरा मामला खेल सतीश सनपाल के इशारों पर चल रहा था। वहीं पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। आगे मामले में और भी तथ्य का खुलासा हो सकता है। दिनांक 12/9/22 को आरोपी अखिल और बिट्टू चावला को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में पकड़ा गया था और दिनांक 13/9/22 को समीर पोटानी को भी पकड़ा गया था, दोनों ने अपने पूछताछ पर बताया था कि गुरमुख आहूजा निवासी रामपुर के द्वारा इनको आईडी प्रोवाइड कराई जाती है। दोनों अपराधों में गुरमुख आहूजा को धारा 109 भारतीय दंड संहिता का आरोपी बनाया गया था, जो आज गोरा बाजार से गुरमुख आहूजा को पकड़ा गया है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर टीम भी उसमें पूछताछ कर रही है, जो उसको गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहीं और उसकी संपर्क की जानकारी बाहर जैसे उस संपत्ति की जानकारी अभी विवेचना के दौरान कलेक्ट की जाएगी कि इसने सट्टे से कितनी संपत्ति अर्जित की है। सर, ऑफिस की भी जांच की गई थी, कोई तथ्य सामने आए हैं? ऑफिस में अभी जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर टीम लगी हुई है, जो जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त राहुल सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया, जहां नगर निगम अधिकारी कर्मचारी ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर नगर निगम आयुक्त को अपना परिचय कराया। हम आपको बता दें कि पूर्व नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह का भोपाल ट्रांसफर होने के बाद आज नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने अपनी कुर्सी संभाली। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे सबसे पहले प्राथमिकता शहर को स्वच्छ, साफ, सुंदर बनाने की होगी। वहीं साफ सफाई को लेकर निगम के कई नए उपायुक्त ने कहा कि शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो और शहर में जो हमारी जो मौलिक जो सुविधाएं रहती हैं कि जैसे कि स्वच्छता हो, पेयजल प्रॉपर मिले और लाइट रहे, रोशनी रहे, तो ये 3 प्राथमिकताएं हमारी। सर, साफ सफाई को लेकर क्या किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था चलाई जाएगी? स्वच्छता में तो छिंदवाड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी शायद सम्मान भी मिलने वाला है, तो हम इस पायदान को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।